अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पर। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक नई सुबह, एक नई उमंगों के साथ। मेरे साथ रोज़ाना की तरह रियाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमें बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छी बातें बताते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में। क्या कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे, क्या कुछ अच्छी चीज़ें, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। अच्छी उम्मीदें मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रखनी चाहिए। आज का वक्त अगर मुश्किल भी है तो कल अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। इसी उम्मीद के साथ रियाज साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी रियाज साहब, आज भी आप बता रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए लेकर आए हैं, तो बताइए, ताकि सुबह सुबह हम लोग अच्छी खबरें सुना करें तो हमारे सबका मूड जो है वो अच्छा हो जाएगा। एक्सटेंशन है समझिए हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम का। जी जी। और आज तो मुझे कुछ और ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो एक शायर ने कहा है कि आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है, तो आज कुछ ज़्यादा ही दर्द है। अच्छा। तो बहुत ही भरा हुआ हूँ मैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर खबर के डिटेल में जाऊँ, वरना मैं आपको तफसील से बताता कि जो मैं आपको चीज़ें हम अपने नाज़रीन से शेयर करने वाले हैं कि उसके कितने फ़वायद हैं पाकिस्तान को अभी। लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो मैं खाली आपको हाइलाइट्स बताऊँगा। मसलन सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, जो गालिबन टेलीविज़न पर एक सतर की न्यूज़ चली होगी गई कि ITI कार्गो ट्रेन का इफ्तिताह हो रहा है अगले महीने। ITI मीन इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल डायरेक्ट कार्गो ट्रेन जाएगी। और अयूब खान के दौर मार्च में ही स्टार्ट हो जाएगी। मार्च के एंड में। और अयूब खान के दौर में पाकिस्तान, ईरान, टर्की के दरमियान एक मुआहदा था, RCD जिसे कहते थे, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। उसमें बड़ा काम हुआ था, फिर बाद में हुकूमत की तब्दीली से ख़त्म हो गया। तो ये समझिए उसका एक्सटेंशन है। एक तो इससे पता चला कि तीनों मुल्क कितने करीब आ गए। और कार्गो ट्रेन का मतलब ये होता है तिजारत। जी बिल्कुल। जब तिजारत होगी तो आपके फ़ायदे होंगे। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। इसमें आज़रबाईजान भी शामिल होना चाहता है और टर्की से आगे जी वो भी आज़रबाईजान के बहुत अच्छे ताल्लुकात वो भी चाहते हैं कि इसमें शामिल हो जाएं। तो अभी ITI कार्गो के नाम से बिल्कुल तैयारी सब ख़त्म हो गई है, बस अब मतलब इफ्तिताह होना है और पहली ट्रेन रवाना हो जाएगी। बहुत बड़ा मंसूबा है, हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में बात करता। दूसरा जो एक और इसी तरह से बड़ा दिल को गरमा देने वाला है कि आरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है, वो तकरीबन $10 बिलियन से ग्वादर में सरमायाकारी करके ऑयल सिटी बना रही है। अच्छा। अब ये ऑयल सिटी में क्या होगा या उससे हमें क्या हासिल होगा, ये मैं अभी नहीं बता सकता, टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी लेकिन आप सोचें, जब $10 बिलियन से जब सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जब इन्वेस्टमेंट आती है तो इसका मतलब होता है मुल्क तरक्की कर रहा है। वरना कोई घाटे की जगह पर, नुकसान की जगह पर पैसा नहीं लगाता। बिल्कुल सही। फिर हम लोग ये बड़ा रोते रहते हैं चैनल्स के ऊपर कि 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं। तो ये कोई क्रिकेट की स्कोर बोर्ड तो नहीं है ना कि आज इतनी नौकरी 10 हो गई, कल 15 हो गई, कल 100 हो गई। यही चीज़ आप काउंट तो करें कि एक अगर वो लगेगा तो कितना उसमें लोगों को रोजगार होगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना। ऑब्वियसली अगर कुछ मैं काम छोटी सी मिसाल दूं, आप रेस्टोरेंट्स में हम बड़े बड़े जाते हैं, चलिए सुपर हाईवे पर हम निकल जाते हैं, लाइन से कितने हैं तख्तों वाले रेस्टोरेंट्स बने हुए। आप एक रेस्टोरेंट में जाइए, कितने लोगों का रोजगार एक उससे वाबस्ता है। वेटर्स की शक्ल में, वो जो खाना तैयार करने वाले हैं, वो जो बिल बना रहा है, फिर जो सप्लाई करने वाले हैं, बाहर गार्ड। तो एक रेस्टोरेंट जब इतनी मुलाजिमतें देता है तो आप सोचिए जो $10 बिलियन से जो प्रोजेक्ट बन रहा है ऑयल सिटी, तो कितने लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। या कार्गो ट्रेन जब चल रही है तो कितने लोगों का फायदा नहीं होगा। और तिजारत कितनी बढ़ेगी, ये कोई नहीं बताता। हमारा करप्ट मीडिया, बदबूदार मीडिया जो है, ये नहीं बताता। उसको अपनी चीज़ों से ही फुर्सत नहीं है, अपने माल मत। तीसरी बात, CPEC जिसका बड़ा ये जिक्र करते हैं, कभी तनकीद करते हैं, कभी कुछ मुंह बंद कर लेते हैं। ये नहीं बताते कि CPEC पे 22 इलेक्ट्रिक सप्लाई के मंसूबे थे, जिनमें से 7 बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अच्छा, कंप्लीट हो गए, उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है। और कुछ जो हैं वो भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इस महीने के एंड तक, तकरीबन इस साल के एंड तक आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो जाएंगे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फिर देखिए पाकिस्तान में डाइवो, स्काईवेल और हिटैची जो इलेक्ट्रिक बसें लेकर आ रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, वो यहाँ लेकर आ रहे हैं अपनी, वो भी अब आ रही हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार्स का तो आपको पता है कि इंटरनेशनली कितना ज़्यादा हो चुका है और यही चल रही हैं। अब खुदा करे हमारा ट्रांसपोर्ट माफिया उसे फेल ना कर दे। और तीसरी बड़ी, हम आजकल सारे लोग सेलफोन ख़रीदते हैं बाहर के बने हुए। 3 जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं
हम उसका नाम नहीं ले रहे, वो पाकिस्तान में अपना उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं। अच्छा, अपने यूनिट्स यहाँ पे वो यहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो इससे देखिए कि लोगों को एक तो फ़ोन सस्ते मिलेंगे और फिर दूसरी बात फिर वही बात आ जाएगी, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। और उससे रिलेटेड भी जो होते हैं, एक तो डायरेक्ट मुलाजिम होते हैं और उसमें सप्लायर काम करने वाले, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले, बेचने पूरा वाले, एक पूरा सारा सेटअप होता है। बिल्कुल। अच्छा, फिर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के साथ पैक्ट कर रहा है $1 बिलियन की तिजारत का। अच्छा, जिसके डिटेल्स अब तय हो रही है। $1 बिलियन उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड का हजम है वो $1 बिलियन हो। तो ये भी काफ़ी बड़ी ये आपने नहीं खबर नहीं सुनी। बिल्कुल, ये इनमें बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि हमने सुनी ही नहीं है। और सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भी कोई जिक्र नहीं है। हम तो पॉजिटिव अच्छी चीज, हम तो खबर उसको नहीं समझते कि कुत्ते ने इंसान को काटा, इंसान कुत्ते को काट ले तो फिर वो खबर बनती है, तो ये इनके लिए खबर नहीं है। इसी तरह देखिए श्रीलंका में अभी इमरान खान का दौरा हुआ, उसके मैं एक और बात आपको बताऊंगा। उसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को तकरीबन $50 मिलियन क्रेडिट की सहूलत फराम करने का ऐलान किया है और ऑफ़र की है उनको, और वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, उसके मामला तय किए जा रहे हैं। क्रेडिट के लिए है, आई थिंक वेपन्स के लिए। बिल्कुल। यानी हमारी जो वेपन इंडस्ट्री है कितनी तरक्की कर गई है कि पहले तो हम इंपोर्ट करते थे। मुझे याद है 65 की वॉर की जारी और ना रहने की वजह ये थी कि अमेरिका ने हथियारों की तरसील रोक दी थी जंग की। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के मुल्कों को। इसको भी किसी ने हाईलाइट नहीं किया। बिल्कुल हाईलाइट नहीं हुई। इस्लामाबाद ये अपने दौरे श्रीलंका के इस्तेकबाल वगैरह को दिखाया, लेकिन एक और चीज इस्तेकबाल बताया गया और वहाँ पे क्या बात हुई और क्या कुछ कहा गया। एक तो वो मुसलमानों को की तदफीन वाली मैंने बताई थी। अच्छा, अब आप एक और चीज़ देखिए इस दौरे श्रीलंका में, कितनी मज़ेदार खेज बात है। करप्ट मीडिया ने कैसा, क्यों ऐसा नहीं करता है, एक सवाल पैदा होता है ना। बात ये कि करप्ट मीडिया तो बहुत लॉस में है। नवाज शरीफ ने श्रीलंका का दौरा किया था 2016 में, ठीक है, और उसमें $2,76,000 खर्च हुए थे, $2,76,000। और इमरान खान ने जो दौरा किया भी उसमें $34,000 खर्च हुए। ज़मीन आसमान का फर्क है। उसकी वजह यह है कि ये फौज अपने ख़ानदान का को लेकर नहीं गए थे, ना सहाफ़ियों को ले गए थे जो हुकूमत के हमारे आपके पैसे के ऊपर जाते हैं, ऐश करते हैं। उनको मंथली $1,000 डेली के हिसाब से उनको स्टिपेंड मिलता था। तो वो अगर नहीं इसका बाइकआउट करेगा ऐसे खबरों का तो क्यों नहीं होगा, उसकी तो आमदनी मार खा गई ना। बिल्कुल, ट्रिप्स जो हैं वो रह गए। और जाहिर है वरना तो ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रिप्स पे अगर प्रेसिडेंट जा रहे हैं या स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो उसके साथ पूरी टीम जाती है, सहाफ़ियों की भी। यानी आप ठीक है दुश्मनी करें, एतराज़ करें, मुखालिफत करें, लेकिन बताएं तो कौम को तो बताएं। आप कौम से हक़ायक़ को छुपा कर आप जुर्म कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप नहीं बता रहे कि कितना सरमाया बचा है कौम का। जो हमने कल भी ये बात शेयर की थी कि श्रीलंका के दौरे पे जो तदफीन की बात की गई है मुसलमानों के लिए, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। और किसी भी मुसलमान मुल्क ने इसके बारे में ना सोचा था ना जाके बात की, क्योंकि उनके तो कॉन्स्टिट्यूट में लिखा हुआ है कि अगर किसी पैंडेमिक में लोग मरते हैं तो वो इर्रिस्पेक्टिव कि उनका क्या रिलीजन है क्या है, उनको जलाया ही जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाके बात की गई और उसके ऊपर फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वहाँ के प्रेसिडेंट ने दिया कि नहीं, इनको जो मुसलमान हैं उनकी तदफीन ही की जाएगी। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और ये देखिए वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए अगर हम ये कहते हैं जो पाकिस्तानी वहाँ मुकीम है उनको तदफीन की इजाज़त दी जाए, नहीं, श्रीलंकन मुसलमान चाहे कोई भी, सिर्फ मुसलमान। लेकिन हमारा मीडिया क्या कहें, हैरान के रोऊं जिगर को पीटूं मैं। अच्छा, लाहौर में जो है जनाब जो स्मार्ट सिटी का मंसूबा था, जो सिंध में भी एक मंसूबा था आइलैंड को बनाने का, वो तो सब हौच पौच हो गया। वो तो वो आइलैंड्स पता ही नहीं चलते कि वो कभी उन पे कोई क्लेम कर रहा होता है, कभी कोई क्लेम करता है। तो लाहौर में जो स्मार्ट सिटी का मंसूबा है वो शुरू हो गया है। लाहौर डेवलपमेंट ने मंजूरी भी दे दी है, उस पर काम भी, टेक्निकल काम भी शुरू हो चुका है। और फिर एक और जो बड़ी दिलचस्प बात है कि ऑनलाइन लेबर, जब से ये कोविड आया है ऑनलाइन लेबरिंग शुरू हो गई है बहुत। उसमें पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है इस वक्त ऑनलाइन लेबर में। जी,
तो ये भी तो रोजगार ही मिला है, बिल्कुल रोजगार है, और उन लोगों के लिए है जिन्होंने समझा कि कोविड में कोई काम नहीं हो सकता और बिल्कुल काम बंद हो गया है, लेकिन उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं। हर मुश्किल में कहीं ना कहीं कोई रास्ता भी होता है, अपॉर्चुनिटी भी होती है, उसको देखने की ज़रूरत होती है सिर्फ। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, और इंशाल्लाह कल आप और कुछ अच्छी खबरें लेकर आएंगे ताकि हमारा जज्बा और बढ़े और हम और खुश हों। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लूँगी यहाँ पे, आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान, मैं हूं उस्मा, और अपने प्रोग्राम में मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि आपकी मुलाकात यंग टैलेंट से कराई जाए। पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट है जो कि लोगों के सामने आना चाहिए, जो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी तालीम के साथ साथ अपने टैलेंट को भी आगे लेकर आ रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में हम उनसे आपकी मुलाकात कराते रहें। आज भी एक ऐसे ही यंग टैलेंट मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। लारैब लतीफ़ मेडिसिन की स्टूडेंट हैं, पढ़ाई तो मेडिसिन की कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके शौक़ जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। पेंटिंग करती हैं, स्केचिंग करती हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लारैब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। जी लारैब, आपने डॉक्टर बनना है, मेडिसिन आप पढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ पेंटिंग आप बहुत अच्छी करती हैं, स्केचिंग करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी करती हैं। तो ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं एक दूसरे से, क्योंकि आर्ट बिल्कुल एक तरफ है और दूसरा आप स्टूडेंट जो है वो साइंस की हैं। ये शौक़ कैसे, दोनों चीज़ों को किस तरह से लेके चलती हैं? मुझे शौक पेंटिंग का बचपन से था, हमेशा से आर्ट में और प्रेजेंटेशन में, इस टाइप की चीज़ों में। मेरी मम्मा भी बहुत क्रिएटिव हैं, तो मुझे लगता है जीन्स में उनसे ही मिला है ये चीज़। और मेडिकल में भी हमेशा 9 में बायो रखी, फिर प्री मेडिकल पढ़ा तो उसमें भी था। तो मुझे बस था कि मुझे कोई एक चीज़ नहीं करनी। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेडिकल में जाए बच्चा, इस तरह मैं उसमें गई, लेकिन मेरा अपना जो ख्वाहिश है वो पेंटिंग की भी है, लेकिन मुझे मेडिकल का भी बहुत शौक है। तो मैंने सोचा इन दोनों को साथ साथ लेके चला जाए। प्रोफेशनली मैं मतलब डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह, और लेकिन मैं अपना पेंटिंग भी कभी छोड़ूंगी नहीं, इसको भी साथ साथ ही रखना है क्योंकि वो आपका प्रोफेशनली पैशन है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ किसी को चूज़ कर लेते हैं और उसके ही पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना शौक़ भी जो है उसको भी पूरा कर रही हैं, और जो प्रोफेशन आपने चूज़ किया है आप उसकी तरफ भी पूरी तवज्जो देती हैं। तो अच्छा, ये मेडिसिन की तरफ आना आपकी अपनी ख्वाहिश थी? आपने अभी बताया कि पेरेंट्स भी ऐसा ही चाहते थे, तो उनकी ख्वाहिश के ऊपर आप डॉक्टर बन रही हैं? नहीं, ये सब की थी। मुझे खुद भी बहुत शौक है साइंस का, मेडिकल में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और पेरेंट्स मम्मा को भी बहुत शौक है, तो दोनों की तरफ से। अच्छा, मेडिसिन में तो ये कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और मैंने देखा है मेडिसिन के स्टूडेंट्स को कि वो हर वक्त पढ़ाई में रहते हैं, दिन रात, यानी कि दिन में यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, रात में ये है कि रात में भी रात तक देर तक पढ़ाई करते रहते हैं। तो उसके साथ साथ फिर आप कैसे मैनेज करती हैं अपने पेंटिंग के शौक़ को? वीकेंड पे मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं तब करती हूँ, या सेमेस्टर ब्रेक में मिल जाता है तब करती हूँ। और मैं इस तरह की बच्ची नहीं हूँ कि पूरा दिन बैठ के पढूं या पूरी रात बैठ के पढूं। मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती, लेकिन जितना टाइम मैं स्टडीज़ को देती हूँ, आई मेक श्योर कि वो जितना उस वक्त पढ़ा है वो मुझे याद हो और वो समझ में आए, और जो बाकी मेरा लीजर टाइम होता है उसमें देन आई डू पेंटिंग। ये करती हैं बिल्कुल, तो रिलैक्स होती हैं पेंटिंग करके, रिलैक्स फील करती हैं? बहुत, यस, एस्केप है ये एक तरह से मेरे लिए दुनिया से। जब आप थक जाएं और बस, तो फिर मैं ये करती हूँ, और इट गिव्स मी एस्केप और इट गिव्स मी प्लेजर। राइट, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा बताइए कि आपका ऑनलाइन बिजनेस भी है, तो वो क्या बिजनेस है, क्या करती हैं? ऑनलाइन कस्टमाइज पेंटिंग्स बनाती हूँ मैं। मुझे ऑर्डर्स आते हैं कि हमें इस थीम में या इस कलर की पेंटिंग चाहिए, और मतलब रूम हमारा इस कलर का है तो आप ये आयत लिख दें या इस टाइप की कर दें। तो फिर वो मुझे डिज़ाइंस दिखाते हैं, साइज़ हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कलर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मैं उनको बना के देती हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मीडियम आप वैसे कौन सा यूज़ करती हैं? इसके ऑयल पेंटिंग करती हैं, वाटर पेंटिंग? एक्रिलिक पेंटिंग है कैनवस पे, और फैब्रिक पेंटिंग भी मैंने स्टार्ट की है रिसेंटली, अभी इन दोनों में ही है। और वॉल पेंटिंग का मुझे बहुत शौक बहुत है, लेकिन अब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया करना, लेकिन मेरा इरादा है इन फ्यूचर
वॉल पेंटिंग करने का भी। अच्छा, तो ये आपने शौकिया ही स्टार्ट किया या बाकायदा इसका तालीम ली है, इसका कोर्स किया है, कहीं से कोर्सेज किए, या फिर सिर्फ शौक था और उसी शौक को आप खुद ही करते करते? नहीं, ये मुझे सिर्फ शौक था। मैं खुद सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। उस पहले बचपन से मैं करती थी, फिर क्वारंटीन में पिछले साल सब कुछ ऑनलाइन आ गया, सब ऑनलाइन आ गए, तो मैंने वो किया कि इसको मुझे अब प्रेजेंट भी करना चाहिए। फिर मैं पहले भी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करती थी, लेकिन जब क्वारंटीन में मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया और प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो फिर मुझे ऑर्डर्स आने लग गए। और ये सिर्फ वो है, मेरा शौक है, इसमें मुझे और कुछ नहीं। सही है, शौक क्या सिर्फ शौक करती हैं, ठीक है। तो कहीं कोई एग्जीबिशन किया आपने अभी अपनी कलेक्शन का? कुछ एग्जीबिशन किया है या इरादा है आपका करने का? अभी नहीं अब तक एग्जीबिशन किया नहीं। एग्जीबिशन स्टूडेंट्स के लिए इतना आसान नहीं होता करना, उसमें आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट लेवल पे तो आप अपनी एग्जीबिशन नहीं लगा सकते जब तक आपको कोई स्पॉन्सर ना करे। तो अब तक मुझे एग्जीबिशन का तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह करना है। अभी तो मैं बस अपने सोशल मीडिया पर ही प्रमोट करती हूँ अपनी आर्ट। ठीक है, लेकिन जब आपने ज़ाहिर ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, देन यू कैन सेव मनी, और फिर उसके बाद फिर आप अपना एग्जीबिशन भी कर सकती हैं अगर आपने अपनी सेविंग्स कर दी है। यस, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, घर में और किसी को भी शौक है पेंटिंग का या सिर्फ आपको ही शौक है? नहीं, मेरी छोटी बहन को बहुत शौक है, उसने भी काफी कुछ बनाया, लेकिन वो सीए कर रही है, तो उसको तो दिन में 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता। तो वो बस वो करती है शौकिया, जब जब कभी उसको दिल करता है, वरना ज्यादा इतना नहीं करती, वरना और घर में मैं ही करती हूँ। आप ही कर रही होती हैं। अच्छा, कितना टाइम वैसे यूजुअली लगता है अगर आपको कोई एक ऑर्डर आता है, तो उसमें फिर एक पेंटिंग को आपको कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती हैं आप? ये डिपेंड करता है किस साइज पे है वो ऑर्डर। अगर मिनी कैनवस पे बनाना है तो 1 दिन में 2-3 बन जाएंगी। और ये खुद बंदे पे भी डिपेंड करता है, वो उस वक्त कितना ज्यादा बनाना चाह रहा है। और वरना अगर बड़ा कैनवस है तो उसमें 1 से 2 दिन तो आराम से लग जाते हैं, अगर आप जल्दी बना रहे हो। वरना 1 हफ्ता भी आप लेना चाहो तो ले लो, आराम से बनाओ। ये कस्टमर पे भी डिपेंड करता है, वो आपको कितना टाइम दे रहा है। अगर वो चाहे मुझे अर्जेंटली चाहिए तो फिर जल्दी बना के देना पड़ता है, लेकिन अगर वो कहें कि भाई आप जितना मर्जी टाइम ले लें तो फिर आराम से ही बनाते हैं हम लोग। अच्छा, इज़न्ट इट समथिंग जो मूड पे डिपेंड करती है? बिकॉज एक क्रिएटिव चीज़ है, और इसमें ये होता है कि अक्सर आर्टिस्ट का जब मूड होता है तो फिर उसकी क्रिएशन निकल के आती है, और वो फिर उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। इट इज़ लाइक दैट ना? तो ऐसा नहीं होता कि आपका मूड पे काफ़ी डिपेंड करता हो, और कभी मूड नहीं होता हो तो यू जस्ट डोंट फील लाइक कि आज मैं पेंटिंग करूं? लेकिन ये बात उनके लिए ज़्यादा सही होगी जिनको इतना शौक नहीं है पेंटिंग का, जिनका पेंटिंग करना पैशन नहीं है, उनके शायद मूड पे ज़्यादा डिपेंड करे। मेरे लिए ना ये पैशन है कि मुझे करनी है, तो मेरा हर वक्त मूड होता है आर्ट करने का। लेकिन कभी कभी जब आप बहुत थक गए हो किसी पढ़ाई से, किसी और काम से, तो नहीं भी दिल कर रहा होता। बट इट वर्क्स लाइक अ थेरेपी, कि अगर आप थोड़ा सा टायर्ड भी हैं और थके हुए हैं तो फॉर मी इट इज अ थेरेपी। यस, फॉर मी इट इज अ थेरेपी। अच्छा, आगे के क्या इरादे हैं लारा? आगे क्या करना चाहती हैं? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? सॉरी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे क्या करना चाहती हैं? इसको बस मेरा ये इरादा है कि जहाँ भी मैं जाऊँ अपनी प्रोफेशनल जो अपना मेडिकल का कंटिन्यू करूँ, लेकिन पेंटिंग को मुझे हमेशा अपने साथ रखना है। करना है कभी ये और गैलरी अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे मेरा इरादा है, मुझे दिल करता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं मैं अपने इस टैलेंट से इंटरनेशनल लेवल पे, इंशाल्लाह मौका मिला अगर तो। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप करेंगी। कभी ये सोचा आपने कि इसकी बाकायदा तौर पे प्रोफेशनली भी इसको सीख लेना चाहिए, ताकि एक चीज़ एक इंसान को जो शौक होता है, लेकिन अगर उसकी तालीम भी हासिल कर ली जाए, प्रोफेशनली उसको सीखा जाए किसी टीचर से, किसी उस्ताद से, तो आपकी जो थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं वो भी जो है उनको आप कवर कर सकते हैं। यस, तो आपने सोचा कि आप इस तरह से कभी करेंगी? तो अगर कभी मौका मिला, लाइक पढ़ाई से जब फुर्सत मिली कभी, तो जरूर। पढ़ाई भी तो आपने इतनी मुश्किल चूज की हुई है, तो जाहिर है उससे। लेकिन अभी अगर मुझे कुछ भी सीखना होता है, अगर मुझे अभी कुछ भी सीखना होता है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, यूट्यूब आपको सब कुछ सिखा देती है। बिल्कुल, तो वहीं से मैं गाइडेंस ले लेती हूँ अभी तो। ठीक है। वैसे ये कितना अर्सा से आप कर रही हैं? बचपन से शौक है पेंटिंग, बचपन में ही स्टार्ट कर दी थी, या फिर अब इसको ज़्यादा आगे लेके गई आप? नहीं, पेंटिंग तो मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग सब बचपन से ही कर रही हूँ, लेकिन सेलिंग मैंने आपको बताया अभी क्वारंटीन, उसमें क्वारंटीन में ही आपने ज़्यादा काम स्टार्ट किया। जी लारैब, आपने ये सुपर हीरोज़ के ऊपर भी बनाई पेंटिंग्स बनाई, तो ये आपको खुद शौक था या फिर ऑर्डर्स आपको मिले इसके?
नहीं, ये मुझे खुद शौक था, ये मैंने पिंटरेस्ट से आइडिया लिया था सबसे पहले, फिर मैंने इसको पोस्ट किया तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया। और फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे इसके लिए ऑर्डर्स मिले थे, तो फिर मैंने ये उनके लिए बनाई। अच्छा, फेवरेट सुपर हीरो आपका कौन सा है वैसे? क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल जी, फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है आपका, अपना फेवरेट? मुझे स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। स्पाइडरमैन पसंद है, ठीक है। अच्छा जी, लारेब, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। और क्योंकि आपका शौक़ भी, आप इसको जारी रखें और अपनी तालीम को भी जारी रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको हासिल होगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा सा एग्जीबिशन करेंगी और उसके बाद फिर हम आपका दोबारा इंटरव्यू लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उज़मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है स्पोर्ट्स के मैदान में। स्पोर्ट्स के मैदान में बहुत से बच्चे आए, बहुत से लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उसको स्पोर्ट्स को बहुत आगे लेके गए हैं। आज ही एक ऐसी ही टैलेंटेड लड़की मेरे साथ मौजूद है, फलक गुल, थ्रो बॉल खेलती हैं। इस स्पोर्ट्स का कैसे इन्होंने इंतखाब किया, कैसे इंटरेस्ट हुआ, इस फील्ड में किस तरह से आई और आगे इनके क्या प्लान्स हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फलक, क्या हाल है आपके? वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक। जी फलक, तो थ्रो बॉल का इंतखाब कैसे किया, क्योंकि ये तो एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत कम लोग आते हैं इस तरफ? जी बिल्कुल, ये गेम ऐसा है, बहुत कम लोगों को पता है इस गेम के बारे में। दरअसल मेरी जो सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर, तो जब मैं बहुत छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 5 क्लास में मैं थी, तो वो खेलती थी थ्रो बॉल। उन्होंने मुझे मोटिवेट करा, उन्होंने मुझे सिखाया थ्रो बॉल। जब मैंने उसको खेलना शुरू करा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट उसमें आया, तो मैं आगे खेलती गई। स्कूल लेवल पे खेला, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे खेला। अब इंशाल्लाह कोशिश है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने की। इंटरनेशनल लेवल इंशाल्लाह आप ज़रूर खेलेंगी। सो किस तरह से ट्रेनिंग आप कहाँ से लेती हैं? स्कूल से ही ऑब्वियसली आपने पहले तो ट्रेनिंग ली होगी, आपकी सिस्टर ने आपको दी? पहले तो स्टार्टिंग में मेरे पहली कोच मेरी सिस्टर ही थी। सही। उसके बाद जो मेरे स्कूल में मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे सिखाया, स्कूल में ही सीखती थी मैं। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि थ्रो बॉल की इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो काफ़ी टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि थ्रो बॉल की कुछ ऐसे अकेडमी होती है, कुछ होती है। मुझे थ्रो बॉल की अकेडमी के बारे में पता चला, तो उसके बाद मैंने थ्रो बॉल की अकेडमी ज्वाइन करी, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में थ्रो बॉल की टीम्स वगैरह नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने अकेडमी को ज्वाइन करा, तो फिर वहाँ से मैंने नेशनल लेवल पे खेलना शुरू करा। तो आपको क्या लगता है कि अभी ज़रूरत है कि स्कूल में या कॉलेज लेवल पे इस गेम को जो है आगे लेके जाया जाए, या फिर इतने अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, तो इस वजह से नहीं इस पे इतनी तवज्जो दी जा रही? इसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। ज़्यादातर काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि थ्रो बॉल भी एक गेम है। ज़्यादातर लोग मजाक उड़ाते हैं इसका, बोलते हैं कि ये तो बस ऐसी है, पकड़ो फेंको बात ख़त्म। उनको पता ही नहीं है कि ये कितना हार्ड गेम होता है। जब आप इसमें इंटरेस्ट दिखाओ तब आपको पता चलता है कि इसके अंदर कितने फाउल्स होते हैं, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने की बहुत ज़रूरत होती है। काफ़ी बॉयज़ की भी ऐसी टीम होती है, हमारे स्कूल लेवल पे बॉयज़ की टीम नहीं होती, तो इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी थ्रो बॉल के हवाले से। इस स्पोर्ट्स पे अभी इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। तो आपका क्या प्लान है कि आप ख़ुद तो ये खेल ही रही हैं और नेशनल लेवल पे तो अभी आप खेल रही हैं, सो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए क्या अभी आपको क्या लगता है कि आपने अभी और कितना सीखना है? अभी बहुत सीखना बाकी है। हर दिन नया सीखने को मिलता है। हमारे लिए कभी कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं जिसने सब कुछ सीख लिया। बिल्कुल। हमें रोज़ सीखने को ज़रूरत होती है कि हम ये सीखें, हम ऐसे सीखें, बॉल को ऐसे घुमाएं कि दूसरा बंदा पकड़ ना पाए उसको, थोड़ी चेंज करें। हमें रोज़ अपने गेम को चेंज करना होता है ताकि सामने वाला हमें जज ना कर सके। इंटरनेशनल टीम है हमारे थ्रो बॉल की? इंटरनेशनल टीम है हमारी। मैं अभी तक नहीं गई, लेकिन हमारी इंटरनेशनल टीम है, माशाल्लाह से खेले हैं। हमारा मलेशिया में,
थाईलैंड में, सिंगापुर में, बहुत जगह पे टूर्नामेंट्स हुए हैं और टीम गई है और माशाल्लाह से जीत के भी आई है। ठीक है। अच्छा, नेशनल लेवल पे आपने कहाँ पे खेला पूरे पाकिस्तान में, किन शहरों में? अभी तक तो मैंने नेशनल लेवल 2 बार खेला है। एक बार अभी नेशनल चैंपियनशिप खेली थी थ्रो बॉल की, वो मैंने मार्च में पेशावर में खेली थी। अच्छा। उसके बाद नेशनल गेम्स हुए थे, वो तो सबको पता ही होगा, नेशनल गेम्स उसकी बहुत उसके बारे में न्यूज़ में आया था। वो हमारे हुए थे नवंबर में और वो भी पेशावर में हुए थे, तो अभी वो खेले थे। फिर उसके बाद अभी कोरोना टाइम आ गया, तो अभी उसके बाद वजह से हो गया। ठीक है। तो कैसा लगा इसके वहाँ पे आपको, क्या फील हुआ कि हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड किस तरह सा है? बहुत अच्छा लगा। नेशनल गेम्स का तो वाकई में स्टैंडर्ड बहुत हाई था। बहुत हमें फैसिलिटीज़ मिली, बहुत कुछ, बहुत ख्याल रखा गया हमारा। हमारे साथ सब रहते थे, आर्मी वाले बहुत ख्याल रखते थे हमारा सब। थोड़ा नेशनल गेम्स जो है, हमारे जो थ्रो बॉल की चैंपियनशिप होती है, उसमें अगर उसके मुकाबले देखा जाए तो फिर नेशनल गेम्स ज़्यादा अच्छे हैं। और ऑब्वियसली जब आप टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, नए प्लेयर्स से आप मिलते हैं और फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग हो जाती है। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर जो लोग सीखना चाहते हैं, इस गेम की तरफ आना चाहते हैं, आई एम श्योर और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस गेम्स की तरफ आना चाहते हैं, इसको अपनाना चाहते हैं, तो वो क्या करें? क्योंकि इतनी तवज्जो, आपने भी बताया कि इतनी तवज्जो अभी नहीं दी जा रही है, अकेडमीज़ नहीं है इतनी, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो है सबसे मेन, अगर आपकी कोई स्कूल की टीम है तो उसमें आप ज़रूर पार्ट लें। अगर कहीं बाहर जा रही, क्योंकि हम जब स्कूल में थे तो हमें बाहर भी लेकर जाने का हो रहा था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था, लेकिन लेकर जा रहे थे। तो अगर ऐसा होता तो आप ये नहीं सोचा करें कि आप अभी बहुत छोटे हैं, आप नहीं जा सकते। आप जाएँ, अपनी कम उम्र से आप शुरू करें, तभी जाकर आगे आप कुछ कर पाएंगे। तो आपको ये करना होगा कि आप सबसे पहले बात, स्कूल में जहाँ सिखाया जा रहा है वहाँ सीखें। फिर एकेडमी मेन होता है, आप एकेडमी ज़रूर जाएं, वहाँ पर आप सीखने की कोशिश करें। वहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत सारे कोचेस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, सारी टेक्निक्स तो फिर वहीं से आती हैं। और असल बात होती है कि शौक की, अगर शौक है तो ज़ाहिर आप कर सकते हैं। अच्छा, घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट रही इसमें फलक? घर वालों की तरफ से तो बहुत सपोर्ट रही, बहुत ज़्यादा। मतलब क्योंकि लड़कियों के लिए अक्सर ये होता है कि स्पोर्ट्स में जब लड़कियां आती हैं तो घर वाले इतना इनकरेज नहीं करते और ये कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दो, स्पोर्ट्स में जाके क्या करना है। फिर ट्रैवल भी करना पड़ता है, जैसे कि टूर्नामेंट्स में जब लेते हैं तो उसमें भी घर वाले थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। सो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इसमें काफ़ी? मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरे ब्रदर ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। कभी ऐसा आज तक तो नहीं हुआ कि मैंने जाके कुछ बोला हो कि मुझे यहाँ जाना है और उन्होंने मना कर दिया हो, कभी नहीं। उल्टा मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड होते हैं कि टूर्नामेंट है, दुआ कर रहे होते हैं बैठ के कि जीत जाए, जल्दी से जीत जाए। मुझे आज तक कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे वहाँ से मना किया हो कि आप नहीं जा सकती। मुझे हमेशा सपोर्ट वो बहुत ज़रूरी होती है जी। अच्छा, इसके साथ साथ तालीम भी आप जारी आपने रखी हुई है? बिल्कुल, स्टडीज़ पे भी बहुत ध्यान है। मेरे फादर एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में तो आप स्टडीज़ में भी लाजमी ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं लेकिन स्टडीज़ नहीं कर रहे होते प्रॉपर, तो स्टडीज़ पे भी प्रॉपर माशाल्लाह से ध्यान है। क्लैश तो नहीं होता पढ़ाई में और इसमें? कभी ऐसा तो नहीं लगता कि मुश्किल हो रहा है कि मैं एक चीज़ पे तवज्जो दूँ, दूसरी पे इतनी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरी स्टडीज़ जो है क्लैश हो रही हैं। मैं अपनी स्टडीज़ टाइम टू टाइम रखती हूँ। अगर जैसे मैं अभी गई हूँ कॉलेज, अब गई हूँ, तो मैं जब वापसी आऊँगी मैं अपना काम उसी दिन का प्रॉपर उसी दिन कर लेती हूँ, बैठे रहती हूँ। मेरी टाइमिंग्स जो है थ्रो बॉल की वो हफ्ते में 3 दिन होती हैं, तो मेरे पास बाकी दिन होते हैं पढ़ाई के लिए, वो भी हफ्ते में 3 दिन, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। उसके बाद इतना दिन होता है, आराम से मैं स्टडीज अपनी कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आगे के क्या प्लान्स हैं फलक? आगे के अभी इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का बहुत अभी कोशिश जारी है कि उस पर अभी आपको कितना लगता है कि अभी आप किस लेवल पे आप पहुंची हुई हैं कि मीन्स कि अगर किसी इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके खेलती हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में आने के लिए अभी आपको कितना वक्त दरकार है? अभी कितना वक्त है ये तो नहीं बोल सकती। खैर, उम्मीद पूरी है कि अभी अगर हमारे ट्रायल्स होंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसमें सिलेक्ट हूँ। अभी कोरोना टाइम की वजह से भी अभी कैंसिल हो जा रहे थे बार बार। सही, हाँ। तो अगर होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। और आपकी जो बहन, आपने कहा कि वो भी
यही गेम खेलती हैं, तो वो भी अभी नेशनल लेवल पे ही खेल रही हैं वो? नहीं, वो पहले स्कूल में खेलती थी, उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में, लेकिन उन्होंने मेरा इंटरेस्ट बना दिया स्पोर्ट्स में। अच्छा। उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ उन्होंने स्कूल लेवल पे खेला है, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा, कभी ये ख्याल तो नहीं आया कि मैंने थ्रो बॉल ही क्यों सिलेक्ट किया, कोई और स्पोर्ट्स जिसकी कि थोड़ी यहाँ पे जो है उसके लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं या उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो सिलेक्ट करना चाहिए था? नहीं, कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, बल्कि उल्टा ये होता है कि दिमाग में ये चीज़ आती है कि इसको थ्रो बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, ताकि अगला कोई बच्चा अगर इसको ले तो उसके जहन में ये चीज़ ना आए। बाकी इसके अलावा मैं और भी गेम्स खेलती हूँ, सिर्फ थ्रो बॉल नहीं खेलती। जो मुझे सारी गेम्स पसंद है, तो मुझे जो मौका मिलता है मैं वो लाजमी खेलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपका इरादा ये है कि इस गेम को ही आगे लेके जाया जाए, ठीक है, इसमें लोगों के लिए और आसानी पैदा की जाए, तो कुछ प्लान आपने सोचा है कि किस तरीके से हो सकता है, इसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जैसे अभी तो मैं स्कूल से पास आउट हो चुकी हूँ, काफ़ी टाइम में हो गया मुझे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने स्कूल के बच्चे जो हों या कोई ऐसे बच्चे जो अभी मेरे कॉलेज में, मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि थ्रो बॉल में आएँ, उसमें पार्ट लें, उसको सीखने की कोशिश करें, ताकि हमारी टीम और स्ट्रॉन्ग हो, पाकिस्तान को और बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है कि काफ़ी लोगों को अपना टैलेंट पता ही नहीं होता। जब वो खेलना शुरू करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हम इतना अच्छा खेल सकते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स की तरफ यही होता है कि अक्सर हमारे यहाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतना इनकरेज किया नहीं जाता और पता भी नहीं होता अक्सर बच्चों के, तो कि वो किस गेम में, किस स्पोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा यही होता है कि स्कूल में जो आपके मेन स्पोर्ट्स हैं वो खेल लिए जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में तो अब वो भी कम हो गए हैं। अगर आप देखें तो प्राइवेट स्कूल्स के कैंपस ही इतने छोटे होते हैं कि वहाँ पे अच्छे बड़े गेम्स हो ही नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल लेवल पे ही हमारे यहाँ पे कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि बच्चे जो हैं उनका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ भी ज़्यादा हो? ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्पोर्ट्स डे जो होता है, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत होती थी जी। अच्छा। बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, इसलिए हमारे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्पोर्ट्स खेलते थे। सही। और टीचर्स भी बहुत मोटिवेट करती थी हमारे, सिर्फ स्पोर्ट्स टीचर नहीं, ज़्यादातर स्कूल में ये होता है कि अगर स्पोर्ट्स टीचर करवा रहे हैं तो बाकी कोई टीचर होती है सब्जेक्ट की, तो वो बोलती है कि क्यों जा रहे हो आप लोग, मेरा पीरियड क्यों छोड़ रहे हो। तो इसमें बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अगर स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट का काम पूरा रखें, ताकि मिस ना डांटे, मिस कुछ कहे ना। तो हमें स्कूल वालों को ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाएं, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो स्पोर्ट्स में। ठीक है फलक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत जल्द पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम जो है उसमें आपका सिलेक्शन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिए, लेकिन जाने से पहले आपको याद कराती जाऊँ कि फेस्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।